कैपिटल गेन का चैप्टर निकाल लें। सिक्योरिटीज के बारे में हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटीज के सेक्शन का नंबर है 37A। दरमियान से पकड़ो, दरमियान से। सिक्योरिटीज के सेक्शन का नंबर है 37A। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि सिक्योरिटीज एक सेपरेट ब्लॉक इनकम है। और तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पब्लिक कंपनी के शेयर्स ही आते हैं, इसमें मुदारबा सर्टिफिकेट्स भी आते हैं और पता नहीं क्या क्या बला आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में पढ़ी थी। अभी आप ऐसा करें कि पेज नंबर 5 निकाल लें और इसके ऊपर पॉइंट नंबर 3B पढ़ें। अच्छा, पॉइंट 3B में उसने ये लिखा हुआ है कि आपने, खामोश रहिएगा, आपने एक पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे। जब आपने बेचा उन शेयर्स को तो वो प्राइवेट बन चुकी थी। ये सी 25 पे करा दो। जब आपने बेचा उन शेयर्स को तो वो कंपनी क्या बन चुकी थी? प्राइवेट। कई रीजंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे उससे पहले जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें शेयर खरीदे हुए थे, गवर्नमेंट ने बेच दिए, तो खरीदते हुए बोलें क्या था? पब्लिक कंपनी। खरीदते हुए क्या थी? पब्लिक कंपनी। लेकिन जब आप जो है वो शेयर्स को बेचने गए तो वो कंपनी क्या बन चुकी थी? प्राइवेट कंपनी। अब मुझे आप ये लाइन पढ़ के बताएं कि ऐसी कंपनी के शेयर्स का बेचना पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगा, यानी सेक्शन 37A में गिरेगा, या सेक्शन 37 में गिरेगा, एज अ नॉर्मल टैक्स रिजीम गिरेगा, या एज अ सेपरेट ब्लॉक होगा? ये जरा पढ़ के बताएं। एक्स। गलत बात कर दी, बिल्कुल गलत बात कर दी। जो कंपनी पहले क्या थी बोलें? पब्लिक, लेकिन बेचते वक्त प्राइवेट है। बेचते वक्त क्या बन गई? प्राइवेट बन गई। तो क्या ऐसी कंपनी का बेचना, ऐसी कंपनी के शेयर्स का बेचना सिक्योरिटीज में फॉल करेगा सेक्शन 37A, या सेक्शन 37 लगेगा? सेक्शन 37 लगेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी शेल बी कंसिडर्ड एज अ सिक्योरिटी। पब्लिक कंपनी के शेयर्स को सिक्योरिटी कहा जाएगा, और कल परसों से हम सिक्योरिटी ही कह रहे हैं इसको। इफ सच कंपनी इज पब्लिक एट द टाइम ऑफ, अगर डिस्पोजल के वक्त भी ये कंपनी बोलें क्या है? पब्लिक। और अगर डिस्पोजल के वक्त पब्लिक नहीं रही तो फिर बात खत्म। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलें आगे। भाई ये चाबी ले जाओ, तो लिख लें छोटा सा। जब कंपनी के शेयर्स बेचें उस वक्त भी कंपनी का पब्लिक होना जरूरी है, वरना गेन लॉस सेक्शन 37 में चला जाएगा। भाई ये मंगवानी थी। जब अभी मुझे अब्दुल्ला से वॉइस नोट मंगवाओ, क्या कह रहा है। जब कंपनी के शेयर्स बेचें तो उस वक्त भी बोले पब्लिक होना जरूरी है, वरना गेन लॉस सेक्शन 37 में चला जाएगा। सेक्शन 37 कौन सा है? नॉर्मल टैक्स रिजीम है या सेपरेट ब्लॉक है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। ओके। गेन ऑन सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक। सिक्योरिटीज के ऊपर जो गेन है वो सेपरेट ब्लॉक है। इस बात का मतलब बता दें आप क्या है, यानी नॉर्मल रिजीम में नहीं जाएगा। ऐसे ना आपको बात ऐसी होगी जो मैं खुद बताया करूंगा। ऐसे देखें, ऐसे देख रहे होते हैं हर चीज को, जिसमें ये समझ कुछ है ही नहीं, कुछ चल ही नहीं। कोई हुआ तो मैं खुद बता दूंगा, भाई इधर अटेंटिव हो जाओ, टेक लगाओ, टेक लगाओ, रिलैक्स हो गए। बट कोई है ही नहीं कुछ ऐसा। कुछ हुआ मैं बता दूंगा आपको, भाई इधर आ, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ। ऐसे भी कीजिएगा, फिर सब कुछ कीजिएगा इंशाल्लाह। कुछ हो ही नहीं रहा अभी। मैंने कहा गेन शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक, क्या मतलब है सबका? मतलब हद होगी। पता नहीं संडे को क्या करते रहे, घर में संडे आ गया, संडे से खेलते रहे हैं। आपके घर में संडे आया ना? अच्छा, पॉइंट 5,
आ जाए। अच्छा, जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप सड़क पे जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा भी हो सकता है कि सिक्योरिटीज के बेचने पे लॉस आ जाए। सिक्योरिटीज के बेचने पे क्या आ जाए? लॉस आ जाए। अगर सिक्योरिटीज के बेचने पे लॉस आ गया तो ऐसी सूरत में आपने उस लॉस को माइनस कर लेना है, बिल्कुल किसी भी गेन से कोई मसला नहीं। पढ़ लें जी 0.5 पूरा पढ़ लें एंड तक। गौतित, अच्छा जी, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर। अगर सिक्योरिटीज के बेचने पे लॉस आया, मिसाल के तौर पे देखें, आपने कंपनी ए के शेयर्स बेचे, आपको कितना गेन आया? 10,000। कंपनी बी के शेयर्स बेचे, कितना लॉस आया? 12,000। होल्डिंग पीरियड कितना है? 10 महीने। इग्नोर नोशनल अमाउंट, नोशनल अमाउंट इग्नोर करो फिलहाल, वो नोशनल अमाउंट नहीं, माइनस की थी 0.5%, उसको कहते हैं छोड़ो जरा। अच्छा, गेन कितना आया? 10,000। लॉस कितना आया? बस में कितनी सीटें थी? 10। सवारियां कितनी आ गई? 12। 2 फुड़क के बार। इन दो का क्या करें? इन दो का क्या करें? इनको मार दें या अगले साल बस आने का इंतजार करें? मेरे ब्रो, मार दें इनको या अगले साल बस। थोड़ा सा इधर होके बैठा करो ना, मुझे मशक्कत होती है आपको देखने में। इन दो को मार दें, बोलें ये दोनों मर जाएं या जिंदा रहें? मर जाएं या जिंदा रहें? जिंदा रहें। तो इन दोनों को जिंदा रखें और क्या करें ये जरा बताएं, क्या करें? लॉस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ। कितना लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ? इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, इसको अगले साल माइनस कर लें। कैरीड फॉरवर्ड टू दी सब्सिक्वेंट, अगले 3 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, सिर्फ अगले 3 साल तक। यानी इंतजार करें 2026 में बस आ जाए, 25 में बस आ जाए, 26 में बस आ जाए, 24, 25, 26 किसी भी साल बस आ जाए तो इसको बिठा दीजिएगा। लेकिन अगर 27 में बस आई तो फिर बस की भी बस हो जानी है, फिर उसने नहीं बिठाना। तो फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड, जिस साल उससे अगले, however loss can be adjusted only against the gain from disposal of security। तो लॉस सिर्फ सिक्योरिटी के गेन में से माइनस होगा। तो अब लिखें, आ जाए आप लोग, 2023 का लॉस पहली लाइन में आ जाए। 2023 का, पहली में जगह बना दे जरा बाहर निकल के। 2023 का लॉस पहली में जगह बनवा देना। 2 को क्यों डिस्टर्ब करेंगे पूरी 2 रोज को, तो लेट आना है ऊपर से इस तरह की बात। 23 का लॉस 24, 25, 26 तक माइनस हो सकता है। तेईस का लॉस 24, 25, 26 तक माइनस हो सकता है, या उसके बाद भी किसी साल में। अच्छा भाई, लॉसेस को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, 3 साल का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा अगले, ये अलग बहस है, ये हमने लॉसेस के चैप्टर में पढ़नी है। फिलहाल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, हालांकि मैं न्यूमेरिकल करवा भी सकता हूं लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड होने का। 24 का साल है, 25 का साल है, 26 का साल है। मिसाल के तौर पे इस साल 500 प्रॉफिट आया तो फिर 2000 पूरा माइनस नहीं हो सका, 2000 में से कितना माइनस हो सका? 500। अगले साल 700 प्रॉफिट आया, 2000 में से कितना माइनस हो सका? 700। अगले साल 100 प्रॉफिट आया, 2000 में से कितना माइनस हो सका? 100। तो अभी 700, 800, 900, 1000, 1300 हो गया ना, 1300 माइनस हो सका, बाकी अब 700 मर जाएगा और 27 में कैरी फॉरवर्ड। लेकिन ये लॉसेस के प्रॉपर न्यूमेरिकल होने, इसलिए इस बहस में मैं नहीं पढ़ा। आई होप आपको समझ तो आएगी होगी जो मैंने बात की है। तो इस लॉस, और अल्लाह करे अगले साल ही मसला हल हो जाए, 2024 में ही 6500 प्रॉफिट आ गया, फिर मसला ही क्या है? फिर क्या करें? फिर 2000 माइनस करें और छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी, फिर तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगले कितने साल तक माइनस करने की कोशिश करें, लेकिन चौथे साल इसको माइनस नहीं करना। Loss on disposal can be carried forward for next 3 years till
लिख लें टिल 2026। ये हाइब्रिड में सेकंड रो भाई नोट्स दे आओ, और किसी के पास नोट्स नहीं है? हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें, किसी के पास नोट्स नहीं है? जी मेहरबानी, आप लोग इतने दिनों बाद आ गए नोट्स। डन, ओके। दोबारा पढ़ लें, लॉस डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन करंट ईयर, वो लॉस तो इस साल माइनस नहीं हो सका, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें अगले 3 साल तक, फ्रॉम द ईयर उस साल से आगे इन विच द लॉस वाज फर्स्ट, हाउएवर लॉस कैन बी एडजस्टेड, ये माइनस कर सकते हैं आप, ओनली अगेंस्ट द गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ, अगले साल भी सिक्योरिटी का गेन आए तो उसमें से माइनस कर सकते हैं, वैसे माइनस करने की इजाजत नहीं है, अगले साल भी सिक्योरिटीज का गेन आएगा तो उसमें से माइनस कर सकते हैं। ओके स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, जल्दी आ जाए, हाइब्रिड में आगे आ जाए बैठ से। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जिस फोरम को यूज करते हुए हाइब्रिड में लेट आके, स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए नेशनल क्लियरिंग कंपनी है जो उन शेयर्स को क्लियर करवाती है। आपके पास अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, हाइब्रिड में जो लेट आए हैं जरा इधर देखें पहले 1 मिनट, आपके पास अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचें और एनसीसीपीएल के जरिए उनको रूट कराएं, यानी स्टॉक एक्सचेंज से बेच के एनसीसीपीएल के जरिए से प्रॉपर क्लियर करवाएं, ये दोनों इदारे मिलकर शेयर बिकवाते हैं, बस ये समझ लें, आपको एक फोरम प्रोवाइड करते हैं शेयर्स बेचने का। अगर आप इस जरिए से करें शेयर्स का बेचना तो सेक्शन 37A यानी सिक्योरिटीज का सेक्शन लग जाएगा आपका, जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं और आपने इस फोरम को यूज नहीं किया और बारों बार शेयर बेच दिए हैं किसी को, इस फोरम को यूज किए बगैर बायपास करके किसी और तरीके से शेयर बेच दिए हैं, तो फिर याद रखिएगा ये गेन ना कभी भी सेक्शन 37A में नहीं जाएगा। फिर इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 30, वो फिर जरा भयानक सेक्शन है, उसमें टेबल 1, 2 लगता है, उसमें टैक्स रेट भी बड़े हैवी हैं, क्योंकि सेक्शन 37A में ये रिलैक्सेशन है कि टैक्स रेट बहुत कम है, मैक्सिमम रेट 15% है शायद, तो इसलिए वो रिलैक्सेशन है। तो सेक्शन 37 लगने लगा अब कुछ गड़बड़ लोगों पे, सेक्शन 37 लगने लगा। यानी सेक्शन 37 का मतलब क्या होगा बोले? नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स का क्या मतलब होगा? नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी shall apply on disposal of following shares of listed company। ये याद रखिएगा, लिस्टेड हमेशा क्या होती हैं? पब्लिक होती हैं, ये याद रखिएगा। ये बात तो कोई बताने की बात नहीं थी वैसे आपको, लेकिन लिख दी मैंने फिर भी। शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, डिस्पोजल के साथ ना मेड का लफ्ज मिल रहा है, डिस्पोजल मेड of listed company shares otherwise than through, ये पहले कहां पढ़ा था लफ्ज otherwise than by? एनटीएन नॉट एनटीएन में इस तरह का लफ्ज पढ़ चुके हैं, यानी otherwise than by का हमें समझ है। otherwise than by अंग्रेजी के लफ्ज का मतलब होता है यानी इसके अलावा अगर आपने ऐसा किया तो if you are selling the shares, if you are selling the shares otherwise than through stock exchange and which are not settled through NCCPL, स्टॉक एक्सचेंज की भी हेल्प नहीं आप ले रहे और एनसीसीपीएल की भी हेल्प नहीं ले रहे, बारों बार शेयर्स बेच रहे हैं, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज के इल्म में नहीं है बात, फिर आपके अनलकीली कौन सा सेक्शन लग जाएगा?
लेकिन वैसे अगर पेपर में सवाल आ जाए जिसमें लिखा हो कि मैंने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, तो फिर कौन सा सेक्शन लगेगा? वैसे फिर साइलेंट सवाल साइलेंट होगा, सवाल में कुछ नहीं ऐसा लिखा होगा, फिर तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 37A। फिर कोई बात नहीं। जैसे ये सवाल थे, इसमें तो वाजे लिखा हुआ था आपके सवाल में वैसे, और लेकिन सवाल में ना भी लिखा हो तो एज्यूम करेंगे हम अच्छे तरीके से शेयर बिके हैं। इन सवालों में तो लिखा हुआ था डिस्पोजल इज मेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड इज सेटल्ड थ्रू एनसीसी। पर एक ही सवाल अभी तक हमने किया ना, मिस्टर इब्तिसाम वाला। एनटीआर लिखने की जरूरत नहीं थी, इधर लिखा हुआ था। However, NTR is applicable under section 37 on the disposal of following shares of listed company made otherwise than through and which are not settled through। ना आपने एनसीसीपीएल को इन्वॉल्व किया और ना आपने जो है स्टॉक एक्सचेंज को इन्वॉल्व किया। ओके, अच्छा, अभी एक कंपनी होती है जो लिस्टिंग के प्रोसेस में होती है, लिस्ट नहीं हुई होती। एक कंपनी होती है जो लिस्टिंग के प्रोसेस में होती है, लिस्ट नहीं हुई होती। इन शेयर्स को आप बारों बार बेच सकते हैं। इन शेयर्स को आप बेच सकते हैं क्योंकि अभी कंपनी लिस्ट हो रही है। तो कंपनी लिस्ट होते होते ना स्टॉक एक्सचेंज में महीना डेढ़ दो फॉर्मेलिटीज पूरे करते हुए लग जाता है। अब उस महीने डेढ़ दो में कोई शेयर होल्डर था जो उस कंपनी के शेयर से जान छुड़ाना चाह रहा था, उसको अर्जेंट पैसे चाहिए थे, घर में कुछ जरूरत पड़ गई, तो अब उसने कहा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी है, तो लोगों ने कहा लिस्टिंग में तो महीना डेढ़ लगेगा अभी। तो वो शेयर होल्डर गया, किसी और बंदे को ढूंढा, उसने कहा यार मैं आपको ये शेयर बेचता हूँ। अब स्टॉक एक्सचेंज और एनसीसीपीएल तो इन्वॉल्व हुए ही नहीं बीच में, क्योंकि अभी तक स्टॉक एक्सचेंज ने इस कंपनी को लिस्ट किया ही नहीं। स्टॉक एक्सचेंज अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही है। इसी दौरान उसने शेयर बेच दिए। अब ऑब्वियसली इधर तो स्टॉक एक्सचेंज वैसे ही इन्वॉल्व नहीं हुई ट्रांजैक्शन में। फिर ऐसी सूरत में यह होगा कि जब स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी लिस्ट हो जाए तो आप ऐसा करें, एनसीसीपीएल को अपनी डिटेल मुहैया कर दें। डिटेल ऑफ सच डिस्पोजल इज फर्निश्ड टू एनसीसीपीएल के दफ्तर में जाएं और डिटेल बता दें, भाई ये शेयर से ये मैंने इस तरह क्लियर किए थे लिस्टिंग प्रोसेस के अंदर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ताकि वो कैपिटल गेन आपका निकाल सकें, और उसके ऊपर टैक्स देयर ऑन अंडर सेक्शन 37A। तो बात वो ये कर रहा है सेक्शन 37 लगे। अब जरा बात ऊपर से मिला के पढ़िएगा, अटेंशन चाहिए। सेक्शन 37 लगेगा अगर आपने शेयर्स को बेच दिया इनिशियल पब्लिक ऑफर में ड्यूरिंग लिस्टिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग लिस्टिंग प्रोसेस अगर आपने शेयर्स को बेच दिया। ऑब्वियसली जो भी स्पेलिंग है ऑब्वियसली के, ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज एंड एनसीसीपीएल नॉट इन्वॉल्व नहीं हुई है। ये अब उसने लॉ मेकर ने लिखा नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको लिखने दूंगा भी। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एनसीसीपीएल इन्वॉल्व नहीं हुई। हाँ, अगर आप डिटेल ऑफ सच डिस्पोजल इज फर्निश्ड टू एनसीसीपीएल लेटर ऑन, बाद में आप इस डिटेल को उनके साथ शेयर कर दें, यार मैं शेयर बेच चुका था फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, ताकि वो आपका कैपिटल गेन भी निकाल लें और उस पर टैक्स भी निकाल लें, अंडर सेक्शन 37 है। फिर खैर है, फिर कोई मसला नहीं। तो देखिए अब ये जरा दो लाइनें डाल के रिदम बन गया, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन नोट कर लें और फिक्रा पढ़ लें। समझ आ रहा है? कोई थोड़ा बहुत समझ आया? पिछला तो वादे था ना, नीचे वाला इतना वाजे उसने लिखा नहीं हुआ, ये अल्फाज उल्फूज मिला के अब समझ आ जाना चाहिए। हाउएवर
NTR is, ऊपर से मिला के पढ़े, however NTR is applicable under section 37 shall apply on disposal of following shares through during obviously stock exchange and NCCPL are not, however except means however where the detail of such disposal is furnished to NCCPL later on for computing, detail किस चीज की देनी है, for computing gain, ताकि आप NCCPL वाले हमारा गेन भी निकाल लें और उस पर टैक्स भी निकाल लें अंडर सेक्शन 37A। फिर ये NTR नहीं रहेगा, फिर ये अल्लाह का शुक्र है कहां गिर जाएगा, तो स्टॉक एक्सचेंज और NCCPL अगर इन्वॉल्व हैं, ये मैं लिस्टेड की बात कर रहा हूं उन कंपनीज की, और जो लिस्टिंग प्रोसेस में है वो तो अलग कैटेगरी है ना। लिस्टेड में अगर स्टॉक एक्सचेंज और NCCPL इन्वॉल्व हैं तो सेक्शन 37A, और अगर स्टॉक एक्सचेंज और NCCPL इन्वॉल्व नहीं है तो सेक्शन 30, और जो लिस्टिंग प्रोसेस में है, लिस्टिंग प्रोसेस में है, आपने नो डिटेल टू NCCPL लेटर आपने कोई डिटेल NCCPL को नहीं दी 37, और अगर डिटेल टू NCCPL हैंडेड ओवर तो फिर, तो ये असल में 4 बातें यहां लिखी हुई थी। तो ऐसी लाइनें कभी ICAP ने टेस्ट नहीं की, लेकिन अगर ऐसी लाइनें डालेगा सवाल में तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल रजीम है या सेपरेट ब्लॉक है। मादरत हाइब्रिड में इस तरह ना खड़े रहा करें, अगर आए कोई तो 2 मिनट खड़े होकर खुद बैठ जाया करें। देखें कई दफा मैं नजर ही नहीं मारता 10-10 मिनट क्लास में, आ जाए बैठे बैठे बैठे। भाई जब मैं कहूँ खुद खड़े हुआ करें, वरना फिर बस जब मैं पॉज लूँ खुद ही आके बैठ जाया करें। चलती क्लास में जवाब बात समझाई जा रही हो तो उस वक्त ना बैठा करें आप लोग। सर प्लान बदल भी सकते, पता नहीं, देखूंगा आज मैं। लिस्टेड की कहानी हो रहा है, लिस्टिंग की कहानी हो रहा है। कोई मैसेज आपको भेजा जाए कि पढ़ना शुरू कर दो या पढ़ाई को फर्क पड़ता है इससे या नहीं? फर्क पड़ता है। कितने लोगों को पड़ता है? अच्छा ठीक है। कितने लोग डी हो गए मैं छोड़ें, लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए ऐसा। आगे पढ़ें जी। इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, इन केस, अभी नोट कर रहे थे, कर लें, दस्सा करें कि अभी हम कर रहे थे नोट। इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस, भाई आप लोगों के कोई सवाल होता है, ये आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, इसका क्या बनेगा, फलाना क्या है, मैंने छुट्टी कर ली, लेक्चर अपलोड कर दें। अगर इस तरह का एक पैटर्न शुरू हो जाए, सिंपल सी बात है, आपसे ये सोचें कि किसी एक के कहने पे भी ट्यूसडे का लेक्चर अपलोड कर दिया जाए तो 2-3 बंदे तो वेडनेसडे को भी पूरी क्लास में ऑफ होंगे, फिर 2-3 थर्सडे को भी होंगे। बस फिर ये अगर चलता रहे तो फिर तो सारी लेक्चर यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और फिर सारी ऑनलाइन टीम यही काम करती रहेगी। और दूसरी बात ये कि आपको कोई मैसेज अगर कर दिया जाए ग्रुप में तो आप पर्सनल चैट में फ़ौरन शुरू हो जाते हैं, ये है वो है। हालांकि कोई इतनी अर्जेंट चीज़ें नहीं है दुनिया में चल रही। आपको जो भी मसला है कल आएँ, क्लास के बाद फ़ौरन मैं अवेलेबल होता हूँ, उधर बैठा होता हूँ, आए और आके बात करें। तो फ़ौरन ही व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने लग जाना, जी ये हो गया तो वो हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आएँ आराम से आके क्लास के बाद बात करें जो भी करनी है, हमने कौन सा मना किया। तो फिजिकल स्टूडेंट्स को अगर ऑनलाइन वाली सहूलतें भी मुयसर होने लग जाए तो फिर तो वो ऑनलाइन का सिस्टम पता नहीं क्यों बना हुआ है। ऑनलाइन वालों को ये समझाया गया है कि हफ्ते बाद जूम मीटिंग होनी है, तो फिजिकल वाले रोज़ाना मैसेज शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन वाले नहीं रोज़ाना मैसेज करते, तो फिजिकल वालों ने रोज़ाना शुरू कर दिए हैं।
अभी ये हो गया, किसी का ये मसला हो गया, किसी का ये हो गया, क्लास के बाद आ जाया करें। जिंदगी को इतना मोबाइल बेस्ड ना बनाएं, कोई नहीं, इसके बगैर भी हो सकता है, फिजिकली मिल के बातें हो सकती हैं। ओके, इन केस ऑफ अ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शंस, इन केस ऑफ अ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शंस। अच्छा, मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन तो फिजिकल पढ़ें, फिजिकली अपने मसले हल कराएं। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ आपको कम्युनिकेशन के लिए दिया गया ताकि हम आपको बता दिया करें क्या पढ़ाया आज। फॉर क्लैरिफिकेशन, पहले जरा समझ लें मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन क्या होती है। मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन refers to a transaction conducted at a, तो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ही मार्केट है ना, वहीं पे जाके शेयर्स बिकते हैं। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप जाके शेयर्स बेच रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन। और ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीसीपीएल, एनसीसीपीएल स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जब आप शेयर्स बेच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज, बोलें, मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन। अच्छा, जब कभी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी तो मतलब है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज एनसीसीपीएल इन्वॉल्व किया है और कुछ भी नहीं है। मार्केट बेस्ड तो ऐसे ही अब उसने लफ्ज डाल दिया, ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है, बस ये वाली जो थी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। जब कभी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी तो ऐसी सूरत में आपको एक खर्चा माइनस करने की इजाजत है। आपको मिसाल के तौर पर, भाई इसकी तस्वीर खींचना मोहतरम समीर साहब, जब भी कभी स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होगी तो आपको एक खर्चा माइनस करने की इजाजत है, जिस खर्चे का नाम बोले हमने क्या रखा था, नोशनल एक्सपेंसेस, इमोशनल एक्सपेंसेस नहीं। आपने शेयर्स बेच दिए ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, आपने पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेच दिए। आपने खरीदे थे 500 के और आपने बेचे 600 के। आपने कमीशन पे किया, आपने क्या पे किया, कमीशन पे किया। ₹6 और आपने गवर्नमेंट लेवी कोई पे की, गवर्नमेंट लेवी, ये इनकम टैक्स नहीं होता, यानी गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया था, ट्रांसफर टैक्स पे किया, समझ लें ट्रांसफर टैक्स कोई पे किया, आपने ₹2। अच्छा जी, अब बड़ी अटेंटिवली बात सुनिएगा। हमने एक सवाल आपको कराया था, जरा ज्यादा टेंशन चाहिए, हाइब्रिड में थर्ड रो पता नहीं कहां देखने। हमने एक सवाल आपको करवाया था जिसमें हमने पेज नंबर 2 पर एक कॉन्सेप्ट दिया था कि माय डियर, अगर आपने शेयर बेचे हैं ₹120 के और खरीदे थे ₹40 के और आपने कमीशन पे किया है एक दफा ₹2 और एक दफा ₹5, तो ये माइनस करने की इजाजत है। तो हमने क्या किया था, 120 माइनस 40 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू ये। तो देखें, कंसिडरेशन में से कमीशन माइनस करने की और कॉस्ट माइनस करने की इजाजत है, इजाजत है। डन जी, हाइब्रिड वालों समझ आ गई बात? ओके, कोई ऐसे ऐसे मुंह हिला दिया करें। अच्छा जी, तो कंसिडरेशन में से क्या माइनस करने की इजाजत है, कॉस्ट माइनस करने की इजाजत है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, अब थोड़ी सी ना एक इंपॉर्टेंट बात आने लगी है। रिक्वायर्ड गेन कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग नंबर 1, शेयर्स किसके हैं, ऑफ प्राइवेट कंपनी। एज्यूमिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिस्टेड
कंपनी। और ये स्टॉक एक्सचेंज और एनसीसीपीएल तो एज्यूम करेंगे बाय डिफॉल्ट हो रहा है। पहले मैं 2 का सॉल्यूशन देता हूं, फिर एक तीसरी बात है वो जरा जहन में रखनी है, हाथ उंगलियां बॉल पॉइंट मुंह में नहीं डालनी। ये पूरी क्लास में पूरे सेशन तक एंड के लिए सुन लें प्लीज, मुझे बार बार मुनासिब नहीं लगता कहना। नंबर 1, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रिजीम, कंसिडरेशन कॉस्ट 500, कमीशन, ट्रांसफर टैक्सेस, गेन 92। डन जी, समझ आ गया, कोई मुझसे परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में डालूं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में डालूं और इसके ऊपर क्या लगाऊं, सेक्शन 37A, क्योंकि ये शेयर्स किसके हैं, पब्लिक कंपनी। डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की। तो अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट, तो ये प्राइवेट है तो नीचे वाली पब्लिक है। इसका कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, वो बड़े अजीब तरीके से कल हमने निकाला था। 600 माइनस 500 माइनस इसका माइनस नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करके, जैसे रिपेयर को इग्नोर करके रिपेयर अलाउंस माइनस करते थे, यहां एक्चुअल कमीशन को इग्नोर करके और एक्चुअल ट्रांसफर फी को इग्नोर करके आप माइनस करेंगे 0.5% ऑफ 1100। यू नो 1100 कहां से आया, मैं घर से लेके आया, मैं कहां से लेके आया, मैं खाला जी के घर से लेके आया। 600 जमा 500, 600 जमा 500 1100 ये करेंगे, और 6 और 2 को क्या करेंगे, 6 और 2 को इग्नोर करेंगे। यही कल सीखा था, किस सवाल में ये सीखा था, इब्तसाम वाले सवाल में, इब्तसाम वाले सवाल में कल यही सीखा था। ओके गाइस, तो आज आपको क्या पता चला, सिक्योरिटीज में एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। माय ब्रो, एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। किसमें, सिक्योरिटीज में। किसमें, सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज पे कौन सा सेक्शन लागे, सेक्शन 37A लागे। बता दें जी गेन कितने, 94.5। अब होने लगे जी धमाका, शेयर्स ऑफ पब्लिक, ये बता दें क्या है, शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट। इन पे कौन सा सेक्शन लगे, सेक्शन 37, सेक्शन 37, क्योंकि ये कंपनी कौन सी है बोले, प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी पे कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 37। और पब्लिक पे और प्राइवेट पे, ये क्यों प्राइवेट है, क्योंकि वो जो चार डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी पब्लिक कंपनी में, 4 एग्जांपल्स, ये उसमें फॉल नहीं करती, ये उसमें फॉल नहीं करती, क्योंकि इस पे भी फिर 0.1 नहीं लगेगा। लेकिन एक अजीब बात जो अब आप लोगों ने एब्जॉर्ब करनी है वो ये है कि मैं इसको पब्लिक बनाने लगा हूं। मैं इसको क्या बनाने लगा हूं, पब्लिक। कैसे, फेडरल गवर्नमेंट के पास इसके 70% शेयर है। बोले फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या है इसके, फेडरल गवर्नमेंट ओन 70% शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। फेडरल गवर्नमेंट हैज इट्स 70%। नाउ सेक्शन 37 लगेगा, 37A लगेगा।
37, इस पे सेक्शन 37A लगेगा, इस पे सेक्शन 30, और इस पे सेपरेट ब्लॉक होगा या टेबल 1 2 लगेगा? माना कि इस पे सेक्शन 37 नहीं लगेगा, 37A लगेगा, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है। लेकिन यहां पर हम याद रखिएगा नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है। कंपनी अनलिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज से रूट नहीं हुए इसके शेयर्स का बेचना, इस वजह से यहां हम इसको रखेंगे 37A में, तो गिराएंगे और इस पे रेट भी वही 15% लगेगा, टेबल 1 2 नहीं लगेगा, लेकिन यहां नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं होंगे। नोशनल एक्सपेंसेस माइनस हुआ करेंगे मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस में, और मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। ये अनलिस्टेड हैं, ये मार्केट में बिकेंगे ही नहीं, क्योंकि मार्केट में इसके शेयर्स ट्रेड ही नहीं हो रहे, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं है, इसलिए इस पे सेक्शन 37A तो लगेगा, लेकिन फेल्ट। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? इनकम फ्रॉम, yes, it is separate block because it falls in the definition of capital asset and it was a मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड किस में देखना है? पब्लिक कंपनी में। मार्केट बेस्ड किस में देखना है? जो कंपनी पब्लिक की डेफिनेशन में फॉलो करे उसमें देखना है मार्केट बेस्ड है या नहीं। ये मार्केट बेस्ड थी, और ये मार्केट बेस्ड हो ही नहीं सकती। क्यों? अनलिस्टेड है, तो मार्केट में इसके शेयर बिकते ही नहीं। सॉरी, अब इसका गेन कैसे निकलेगा? 600 माइनस -6 -2 90। लेकिन याद रखिएगा इस पे टेबल 1 2 लगेगा, इस पे सेपरेट रेट लगेंगे, इस पे सेपरेट रेट लगेंगे। अब ये खूबसूरत सा करके नोट कर लें। पहले हम आपको सवाल देते हैं, मजा आया? चलें, हाइब्रिड में लेट आने पे मजा आया। कर लिया यहां तक नोट? क्या नजर नहीं आ रहा मुझे बताएं? गेन कैलकुलेट करना है, ज्यूमिंग। ठीक है, हमारी अंग्रेजी फारग है, पर इतनी भी फारग नहीं है राइटिंग की नजर ही ना आवे। चलो आगे। चलें जी आगे।
चलें जी। जी हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। नहीं मैंने नहीं करना, इधर इतना टाइम दिया था नोट करने के लिए। जी हाइब्रिड में थर्ड लास्ट रो में मोबाइल इस्तेमाल कर लें जल्दी से, ताकि फिर ज़रा दिल को तसल्ली से मिल जाए। बैग में डाल दें, बैग में ऐसे एंड पे निकाल लीजिएगा। ओके। अच्छा मोहतरम, ये ज़रा खुल के बताइएगा कि ये सफ़ा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बेचना कहां फॉल करेगा? सेक्शन 37A में। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का बेचना कहां फॉल करेगा? सेक्शन 37 में हमेशा एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है। लेकिन जब सेक्शन 37A में आएंगे तो इसमें डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन मार्केट बेस्ड है या, अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन हुई तो नोशनल एक्सपेंसेस, अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन ना हुई तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बेचना कहां फॉल करेगा? सेक्शन 37A में। चाहे वो पब्लिक लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, अगर गवर्नमेंट ने शेयर खरीदने में। और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कहां फॉल करेंगे? अच्छा, तो पस साबित हुआ कि कायदे आजम की अल्लामा इकबाल से मुलाकात हुई थी। अच्छा, शेयर्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे और अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे। पब्लिक कंपनी कौन होती है? जिसके गवर्नमेंट शेयर खरीद ले, या जिसके फेडरल गवर्नमेंट शेयर खरीद ले, या फॉरेन खरीद ले, या प्रोविंशियल खरीद ले, या किसी बाहर की कंपनी खरीद ले, या पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, ये पब्लिक है। पब्लिक के अलावा बाकी सारी क्या है? प्राइवेट है। पब्लिक कंपनी में अगर नहीं लिस्टेड तो मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन है, अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन है तो इमोशनल एक्सपेंसेस, तो इमोशनल एक्सपेंसेस। और अगर नॉट अ मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन, अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज और एनसीसीपीएल से रूट हो, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं है। तो इसका गेन तो सेक्शन 37A में ही जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस क्या करने की इजाजत है? एक्चुअल एक्सपेंसेस, और यहां भी एक्चुअल एक्सपेंसेस, और इसका गेन सेक्शन 37 में जाएगा। चलें जी, हाइब्रिड में नोट कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे आए हुए हैं सारे। ऑनलाइन वाले घरों में बैठ के नोट करें। पेशावर में, फैसलाबाद में नोट हो रहा है, शेखुपुरा में नोट हो रहा है, गुजरांवाला में नोट हो रहा है, गुजरात में नोट हो रहा है, लोरालाई में नोट हो रहा है, कोयटा में नोट हो रहा है, कराची में नोट हो रहा है, माशाल्लाह सरगोदा में नोट हो रहा है, शेखुपुरा में नोट हो रहा है। जल्दी जल्दी जी, नोट नोट नोट। लाहौर वाले हाथ खड़ा करें जरा जी, पंजाब वाले हाथ खड़ा करें, बलोचिस्तान वाले हाथ खड़ा करें, बलोचिस्तान जी, सरहद वाले हाथ खड़ा करें, केपी। कौन सा रह गया सुबह?
सिंध वाले भी हाथ खड़ा कर दें, सिंध वाले, सिंध कश्मीर वाले हाथ खड़ा कर दें, गिलगित वाले हाथ खड़ा कर दें, गिलगित वाले, माशाल्लाह, बल्तिस्तान, सेम, क्या फर्क है दोनों में? इलाका भी डिफरेंट है या एक ही है? अच्छा, गिलगित को बल्तिस्तान कहा जाता है, गिलगित अलग है, बल्तिस्तान अलग है। और उससे पहले सकरदू है या बाद में? ओके, चित्राल वाले हाथ खड़ा करते हैं, चित्राल वाले, चित्राल वाला कोई नहीं, तो 50 उस वाला कोई नहीं, चलें आप चित्राल से हाथ खड़ा करें। अच्छा, आज को हनून कहते हैं और कल को छूची कहते हैं। चलें जी आगे, चित्राल वाले कोई मीटिंग में हो तो जरूर सलाम कीजिएगा, और भी कर दीजिएगा तो वैसे ही। अच्छा, पेज नंबर 5, 6, in case of market based involving any notional expenses equal to 0.5% of and 0.5% of cost will be applied instead of, ये क्या मतलब है instead of actual charges? क्या माइनस करने की इजाजत है? इंस्टेड ऑफ, ये हाइब्रिड में कहां देख रहे हैं? इधर देखें, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूं, आप लोग नीचे देख रहे होते हैं, स्क्रीन के ऊपर देखें प्लीज। क्या माइनस करने की इजाजत है भाई? ऊपर देखें ना, हाइब्रिड में ये कहां देखा जा रहा है? मैं चौथी रो में, मैंने दूसरी दफा बात करनी पड़ी है मुझे, जिस वक्त मैं जहां कह रहा हूं उस वक्त वहां देखा करें ना, अगर आप लोगों ने क्लासेस सही तरह लेनी है। क्या माइनस करने की इजाजत है? बोले, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल चार्जेस माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि क्या माइनस करने की इजाजत है? नोशनल एक्सपेंसेस। चलें जी, बोले इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एनी नोशनल एक्सपेंस इक्वल टू पॉइंट ऑफ सेल एंड 0.5% ऑफ कॉस्ट, हम वो इकट्ठा ही करके लगा देते होते हैं, विल बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल चार्जेस। की मिसालें बताएं, एक्चुअल चार्जेस की मिसालें, लाइक एक्चुअल चार्जेस की एग्जांपल्स हैं, ये एक्चुअल चार्जेस की एग्जांपल्स हैं, लाइक ब्रोकरेज, कमीशन, लेवी, वही जो जिसको मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंस, वो सॉरी गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह कहा था, ट्रांसफर टैक्सेस एंड अदर रिलेटेड इंसिडेंट, इंसिडेंटल होते हैं जरूरी एक्सपेंसेस, हादसाती यानी जरूरी एक्सपेंसेस, जो भी आप शेयर बेचने पे खर्चे लाएंगे वो सारे माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि लफ्ज क्या लिखा हुआ है? बल्कि लफ्ज क्या लिखा हुआ है? इंस्टेड, एक्चुअल के अलावा ये माइनस कर लो। इसका क्या नाम होगा? नोशनल एक्सपेंसेस। The notional reduction, however, does not apply to open and mutual fund units or future contracts initiated by PMEX members. अब ये PMEX क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये पता नहीं क्यों आई के अपने लाइन डाल दी हुई है, ये आपके सिलेबस की लाइन ही नहीं है, बस कोई रट्टा मारना है तो मार लीजिएगा। नोशनल एक्सपेंसेस, अगर एक लाइन का मतलब आ गया नोशनल एक्सपेंसेस कहाँ नहीं माइनस कर सकते, तो लिखाइएगा ओपन एंड म्यूचुअल फंड के शेयर्स बेचने पे, ओपन एंड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचने पे, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो शुरू हुए हुए हैं PMEX मेंबर्स के, उनके केस में आपके ये माइनस करने की इजाजत नहीं है, याद कर लें। चलें जी, this notional reduction however will not be allowed to open in mutual funds or future contracts initiated by PMM का मतलब होता है मर्केंटाइल एक्सचेंज, यानी पाकिस्तान के मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहां गुड्स वगैरह, तो ये गुड्स वगैरह बेचना तो हमारे स्कोप में नहीं है, शेयर्स बेचना ही है हमारे स्कोप में, PMEX की तो कोई डिस्कशन ही नहीं है।
ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये मर्केंटाइल एक्सचेंज है। अच्छा जी, आ जाए पेज नंबर 7 पे। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये बात की थी कि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हम बेच रहे हैं और ट्रांजैक्शन कहां से रूट हुई है? स्टॉक एक्सचेंज और लिस्टेड कंपनी की वजह से हमने इसको कहां डाला था? सेक्शन 37A में। और स्टॉक एक्सचेंज की वजह से क्या बन गई? मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो इसलिए हमने इसको 37A में डाला था और इसमें क्या माइनस किए थे? नोशनल एक्सपेंसेस। Continuing from the above question, how your answer would differ? अगर मैं बेचूं शेयर्स ऑफ R&P कंपनी इज मेड अदरवाइज देन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड NCCPL। ओ, ये लिस्टेड हैं, लिस्टिंग प्रोसेस में नहीं है। लिस्टेड के शेयर्स मैंने स्टॉक एक्सचेंज और NCCPL के जरिए नहीं बेचे। लिस्टेड के शेयर्स मैंने स्टॉक एक्सचेंज और NCCPL के जरिए नहीं बेचे, तो क्या करूं? सेक्शन 30, और इनका गेन भी नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा, यानी सिक्योरिटीज नहीं होंगी, ये सेपरेट ब्लॉक नहीं होगा। In case of disposal of these two securities, in case the disposal of these two securities will be treated under normal, in this case the disposal of these two securities will also be treated under नॉर्मल टैक्स रिजीम। एंड नॉर्मल रिजीम में जो चला गया उसमें तो फिर नोशनल एक्सपेंसेस वैसे ही माइनस करने की जरूरत नहीं है ना। सेक्शन 37A में ही नोशनल एक्सपेंस है ना, 37A में तो है ही नहीं। अच्छा, वैसे ये पब्लिक कंपनी थी, लेकिन फिर क्यों हमने इसको सेक्शन 37 में गिरा दिया? हाँ, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है। डन, समझ आ गई बात? ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, FIFO और वेटेड एवरेज, FIFO और वेटेड एवरेज। अगर आप शेयर्स को सेम डे पे बेच दें तो एवरेज मेथड लगेगा। अगर शेयर्स सोल्ड ऑन सेम डेट और अगर शेयर्स नॉट सोल्ड ऑन सेम डेट तो FIFO लगेगा। इसके न्यूमेरिकल हम कभी बाद में करेंगे, चैप्टर 12 में इसका न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इसका चैप्टर 12 में करेंगे। फिलहाल हम इसको बस एज इट इज देख रहे हैं। एक दफा पढ़ लें जरा। गेन ऑन सिक्योरिटी shall be computed on the basis of FIFO method. However, if shares are sold on the same day, then average method will be applied. तो ये देखेंगे इंशाल्लाह। अब इसको ना मेरे से क्लास के बाद पूछ रहे ना, ये जरा दोबारा बता दें, ये जरा दोबारा डिटेल से डिस्कस होगा चैप्टर 12 में। गेन ऑन सिक्योरिटी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ FIFO, और इफ शेयर्स आर सोल्ड ऑन सेम डे देन एवरेज मेथड विल अप्लाई। अब इस पर डिस्कशन करें। ये मेथड आपने पढ़े हुए हैं ना? ठीक है जी। अब आप हजरात जरा तशरीफ लाएं क्वेश्चन नंबर 7।
आशिक अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सुबह 6 बजे से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। हाथ खड़ा करें। रात को नींद पूरी करके 11 से 5 सुबह 6 बजे से पढ़ना शुरू कर दिया था। माशाल्लाह। 7 बजे से दोनों पे हाथ खड़े कर डिसाइड कर लो पहले। नहीं ना, या 6 या 7 नहीं, उससे पहले है तो फिर 6 वाले पे हाथ खड़ा करो। 6 से 7 पढ़ा बस, नहीं वो वाला नहीं, बस 6 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 7 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था। हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें। 7 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, 8 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 9 बजे, मैं ये नहीं पूछ रहा हर एक से कि किस टाइम उठे हो, 9 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 10 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 10, बस इससे आगे नहीं जाना, 10 बजे पढ़ना, 11 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, 12 बजे उठे, 12 बजे पढ़ना शुरू कर दिया था, मुंह धोए बगैर ही पढ़ना शुरू कर दिया, 1 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, 1 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, मेहरबानी, शुक्र है, ठीक है। असर तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, किताब को हाथ भी नहीं लगाया असर तक, 1 2 3 हाइब्रिड 4 5 माशाल्लाह। मगरिब तक हाथ नहीं लगाया, मगरिब तक 1 2 3 4 5 6, इशा तक हाथ नहीं लगाया, इशा तक हाथ नहीं लगाया, 1 2, अगले दिन फजर तक हाथ नहीं लगाया, पूरा दिन संडे को हाथ नहीं लगाया। खड़े हो जाए दोनों, खड़े हो जाए भाई। अगर अगले दिन पेपर होता तो भी आप ऐसा ही करते, तो ये क्यों नहीं एज्यूम कर सकते थे कि कल पेपर है, और फिर आखिरी दिनों में परेशान होते हैं बच्चे के, यार उन्हें साथ साथ पढ़ा नहीं। तो पढ़ोगे या आइंदा मैं चक्कर लगाऊं आपकी तरफ, चक्कर लगा लूं? अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द टैक्सेबल गेन और लॉस under the correct head of income in each of the following cases. Also identify giving reasons whether the company is public or private. आशिक जो है ना, आशिक हैज 5, क्या नाम रखा हुआ है अम्मी अब्बू ने, आप हंस रहे हैं, मैं किसी का नाम बोलूं आप हंसेंगे, अजीब बात करें। आशिक हैज 5000 शेयर्स, आशिक ने 5000 शेयर खरीदे हुए हैं रूमी प्राइवेट लिमिटेड में। तो रूमी में आशिक ने शेयर खरीदे हुए हैं और आशिक ने रूमी में नहीं, 52% ऑफ द शेयर्स ऑफ रूमी, प्यार से बुलाएं इसको, रूमी, डायरेक्ट नहीं होना, रोमी 52% शेयर्स ऑफ रूमी कि किसने खरीदे हुए हैं? डेल्टा, प्यार से बोला करें ना दुनिया में, डेल्टा किसने खरीदे हुए हैं? डेल्टा को किसने खरीदा हुआ है? प्यार से बोलें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। डेल्टा तुम कौन हो? मुझे तो बर्तानिया की गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है। बर्तानिया की कौन थी? अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ आपके इलाके की थी? अच्छा, तो चाचू की बेटी थी इनकी, ज्यादा हो गई। तो आशिक है 5000 शेयर्स इन रूमी। ये क्या चक्कर है? 5000 शेयर्स आशिक के पास हैं, तो 52% शेयर किसके पास हैं? तो फिर आशिक के पास कैसे 5000 हो सकते हैं? डेल्टा के पास 52% है, तो फिर आशिक के पास कैसे 5000 हैं? भाई ये 5000 शेयर बिल्कुल ऐसे को गिने चुने शेयर होंगे। आशिक को जरा साइड पे रखें। ये जो आशिक है इसके पास कितने शेयर्स हैं रूमी के? 5000। और डेल्टा के पास, बाकी आशिक के पास ये जो 5000 शेयर हैं, ये कोई इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं होगी। ये कोई 1 2 3% 4% 6% 10% शेयर होंगे। और कितने होंगे ये? तो 52% शेयर डेल्टा के पास है रूमी के। और आशिक के पास कितने शेयर्स हैं? आशिक जितने मर्जी शेयर खरीद ले, इससे पब्लिक या प्राइवेट का डिसीजन नहीं होना। पब्लिक या प्राइवेट का डिसीजन इस पे होगा जब 4 शराइत पूरी हो। ये कंपनी फॉरेन हो, इसको फॉरेन गवर्नमेंट ने 100% ओन किया हो, और ये 50 या उससे। अब अगर 4 शर्तें पूरी हो गई तो रूमी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो पढ़े, आशिक के पास तो 5000 शेयर हैं। आशिक को मैंने फारग कर दिया आपके सामने।
आशिक के पास 5,000 शेयर्स है रूमी के। आशिक की बात ना करें अभी। 52% ऑफ द शेयर्स आर रूमी आर हेल्ड बाय डेल्टा विच इज ओन्ड बाय बर्तानिया की गवर्नमेंट। आशिक ने ये शेयर अबू से लिए थे जब अबू दुनिया से चल गए थे 1 जनवरी 2021 को। 2020 तक अबू मौजूद थे, 2021 की सुबह जो है ये आशिक को शेयर मिल गए जब अबू फौत हुए। हिज फादर हैड परचेज शेयर्स ऑन 31 मई 2019। उसके अबू ने अपने लिए शेयर खरीदे थे 31 मई 2019 को, लेकिन उन शेयर से कोई फायदा ना हासिल कर सके और ये दुनिया फानी से कूच कर गए। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 300। जब अबू गए उस वक्त शेयर बाजार में कितने के थे? 300 के। 30 जून 22 की रात को आशिक ने आधे शेयर्स बेच दिए रूमी में एट अ प्राइस ऑफ 300 when the breakup value of Rumi shares was 350 per share। अच्छा, अब इस सवाल में एक मसला है कि उसने थोड़ी सी कंजूसी की है। यह हाइब्रिड में 4th रो इधर अटेंटिव रहे ना, नीचे क्या थोड़ा सा इधर, ठीक है अपने नोट्स फिर ऊपर रख लें ताकि मुझे पता चले नोट्स देखे जा रहे हैं। थोड़ा सा इधर, हाँ ठीक है, तो फिर नीचे क्यों देख, क्लास इधर हो रही है ना अब इधर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि रूमी प्राइवेट लिमिटेड दिखने में प्राइवेट है नाम में, लेकिन अगर 4 में से किसी एक भी शर्त में पूरी कर गई तो ये क्या बन जाएगी? अगर फेडरल गवर्नमेंट ने इसके शेयर डायरेक्ट खरीद लिए 50%, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके डायरेक्ट शेयर खरीद लिए 50%, अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने इसके डायरेक्ट शेयर खरीद लिए 50%, या किसी ऐसी कंपनी ने खरीद लिए जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ था, या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तो इन सारे लफ्जों से प्राइवेट के लफ्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी अपनी शराइत है, प्राइवेट वो कंपनी अपने नाम के साथ लगा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इस सवाल में एक मसला है, वो बताएं, मैं आपको बता रहा था वो मसला क्या मसला है? डेल्टा के बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि ये फॉरेन कंपनी है। ये भी एक शर्त थी कि डेल्टा के बारे में लिखा होता, ये शर्त थी एक। लेकिन भाई ऐसी सूरत में ना अक्सर ये देखा जाता है कि सवाल बनाने वाला चाह क्या रहा है। असल में सवाल बनाने वाला यहां देखें तकरीबन सारा डाटा दे गया है। उसने ये भी बता दिया ये 50 से ऊपर ओन कर रहे हैं, उसने ये भी बता दिया इसको फेडरल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन करिए, इससे 100% ही ओन होगा। उसने ये भी बता दिया कि ये फॉरेन गवर्नमेंट है। बस एक बात उसने नहीं बताई ये फॉरेन कंपनी है, तो आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये फॉरेन कंपनी है। असम्पशन नीचे भी नोट में दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। तो यू कैन सेफली अज्यूम कि इट इज अ फॉरेन कंपनी। तो अब आप प्रॉपर तरीके से जवाब दे के आ सकते हैं। जो आप हजरात ने जो है वो देखा था जवाब देने के लिए सेक्शन हमारा, हमने इन नोट्स के पेज 20 पे डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ कंपनी इन विच एटलीस्ट, ये रूमी की बात हो रही है, रूमी की, a company in which at least आधे शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी यहां डेल्टा है, फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय, ओन्ड का लफ्ज तो उसने लिखा हुआ है, ये 100% ओन की हुई, ओन्ड का लफ्ज उसने लिखा हुआ है। तो बस ये हल्का सा पॉइंट मिसिंग था डेल्टा वाला, तो इसलिए चलें जवाब तो लिख लें। पहला सवाल की रिक्वायरमेंट है रीजंस दे के बताएं ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। तो लिखें जी, पॉइंट नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं या 2 सॉल्व करने लगे हैं? 2, माशाअल्लाह। 1, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 52% शेयर्स ऑफ रूमी, रूमी लिखे ना, 52% शेयर्स ऑफ रूमी, ऐसे प्यार से लिखिएगा रूमी को। 52% शेयर्स ऑफ रूमी प्राइवेट लिमिटेड are owned by Delta, are owned by Delta, which is owned by
विच इज ओन्ड बाय, डेल्टा को किसने ओन किया हुआ है? विच इज ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, which is owned by foreign government, that is British government. Therefore, I have decided with my friend in examination hall, therefore RPL is a public company. Therefore, RPL is a public company. For further details, you can contact me on this number. अच्छा जी, आगे लिखें जी। अगला सवाल यह है कि एप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम बताना है। एप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम बताना। अच्छा मेरे भाई, ये जरा बताइएगा मुझे, इसने सोल्ड कितने के किए? किस दिन? 30 जून 2022 को। कितने के बेचे? 325 के। एक्चुअल पैसे 325 आए। फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। एक्चुअल होता है कि इतने का बेचा, और फेयर मार्केट वैल्यू होता है इतने का बेच सकता था। अब फेयर मार्केट वैल्यू की जगह उसने दे दिया आपको ब्रेकअप वैल्यू। फेयर मार्केट की जगह उसने दे दिया ब्रेकअप वैल्यू। जी, ब्रेकअप वैल्यू कितनी है? 350 पे दोबारा आने आप लोगों ने। अच्छा सॉरी, 350 और एक्चुअल 325। अच्छा, अबू कब दुनिया से गया है? 31 जनवरी को। मेरे ख्याल से यकम जनवरी को गए हैं। 31 यकम जनवरी को गए हैं। 2021 में अबू चले गए, तो इसको क्या हो गए? इनहेरिटेंस में मिल गए शेयर्स। ठीक है जी। उस वक्त इनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? मैं देख लेता हूं जी माय डियर। ठीक है, आप सही बता रहे थे। 300 जो नहीं बोल रहे थे, मैं उनको बोल रहा था। 300। अच्छा जी, आगे चलें भाई। अबू ने अपने लिए कितने के खरीदे थे? अबू ने किस दिन खरीदे थे अपने लिए? 31 मई 2019। 31 मई 2019 को अम्मी ने कहा था कि आपका क्या पता आप कब इस दुनिया से चले जाएं, तो जाने से पहले कुछ खरीद के जाएं। तो ये खरीदने चले गए 31 में 19 को, और काफी अरसे बाद अम्मी की बात सच निकल आई। कॉस्ट टू अबू, कॉस्ट टू अबू या कॉस्ट टू आशिक? आशिक का बाप अबू। बोले ना, 250। अच्छा, अब हमने निकालना है गेन। इस डेटा से हमने क्या निकालना है? गेन। तो ये हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके नोट कर लिया था। हम भी आपको इंशाल्लाह नोट करने देंगे भाई। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल, ये पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में फॉल किया या प्राइवेट कंपनी की? तो फिर ये इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक है। इस पे सेक्शन 37। ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? बाकी ये नॉट अ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। नॉट अ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, नॉट अ मार्केट बेस्ड। वैसे सवाल में भी लिखा होता नोशनल एक्सपेंसेस, इग्नोर करें, लेकिन हम वैसे भी नोशनल एक्सपेंसेस, लेकिन 37A में गिरेगी। 37 मैं नोट करने का टाइम दूंगा। 37A में गिरेगी। अब बोलें जी इसका गेन कैसे निकलेगा? अब भाई सारे अटेंटिव हो जाएं, सारे
सारे ऐसे देख लें हम, और कान पे ऐसे हाथ रख लें और मुंह खोला। चलें अटेंटिव। भाई रख, क्या हो गया? मना है गिलगित वालों को हाथ रखना? हाथ दूंगी। आप तो माशाल्लाह इतने मुस्कुरा के क्लास लेते हो। ऐसे रखो हाथ। अब अटेंटिव, थोड़ा सा मुंह खोलो। हाँ, ये खुला रखो। अच्छा, तो आप क्यों ऐसे बैठे हुए हो? ऐसे आगे हो, आगे हो, कैसे कहां ऐसे करो। ओके, अब इन चारों में से हमने कोई दो फिगरें ले, नहीं आया आज? अच्छा, इन चारों में से हमने कितनी फिगरें लेनी है? दो। अच्छा, ये जो कंपनीज होती हैं ना, जो प्राइवेट होती हैं या पब्लिक अनलिस्टेड होती हैं, इनके शेयर्स बाजार में बिक नहीं रहे होते, इसलिए इन शेयर्स की बाजार की फेयर वैल्यू गिवन नहीं होती कि इतने का आप बेच के आए 325 का। और आपको अक्सर पता है कि आप लोग चीज के बेच के आते हैं, थोड़ी देर बाद कोई कहता है 350 की, तो मैं तुझे बिकवा देता। ये होता रहता है ना, होता रहता है। मोबाइल तो आप लोग बेचते ही रहते हैं। तो 325 की चीज आप बेच के आते हैं, थोड़ी देर बाद कहता है यार मार्केट में तो 350 की निकल जानी थी, तो आता सही मेरे पास। तो अब माय डियर, ये कितने की बेच के आया बेचारा आशिक, लेकिन मार्केट में कितने की बिक सकता था? 300। जो कंपनीज प्राइवेट होती हैं या मार्केट में उनके शेयर्स नहीं बिक रहे होते, उनके शेयर्स को एक दूसरे को लोग बेचते हैं, तो इनकी फेयर वैल्यू नहीं दी होती। फेयर वैल्यू की जगह क्या दी होगी? ब्रेकअप वैल्यू का मतलब ये होता है अगर आज कंपनी खत्म हो तो ये शेयर बाजार में कितने का बिकेगा। इट इज सॉर्ट ऑफ फेयर वैल्यू, इसलिए मैंने आगे फेयर वैल्यू लिख दिया। तो फेयर वैल्यू की जगह क्या दिया होता है इनमें? तो आपने अगर ऐसे काट के नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फेयर मार्केट वैल्यू की जगह क्या दी होगी, बोले ब्रेकअप वैल्यू। अब प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपने घर किराए पे चढ़ाया 325 में और घर किराए पे चढ़ सकते हैं 350 पे, तो दोनों में से क्या लेंगे? यही वाला रूल कैपिटल गेन के चैप्टर में भी लगेगा, लेकिन ये कहीं और किसी और सेक्शन में लिखा हुआ है। वो सेक्शन अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं। वो सेक्शन असल में बिजनेस के चैप्टर में डाला हुआ है, क्योंकि वो सारे एसेट्स के लिए रूल है। वो एसेट्स चाहे शेयर्स हों चाहे बिजनेस के एसेट्स हों, वो बिजनेस के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे बात। लेकिन प्रॉपर्टी से मिलती जुलती बात है, वो सुन लें। शेयर्स में भी यही रूल है, बेचे कितने के? बेच कितने के सकता था? 350 के। व्हाट इज कॉन्सिडरेशन नाउ? इग्नोर कर दें 325 को। व्हाट इज कॉन्सिडरेशन नाउ? हायर। हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? तो इसलिए 325 और उसमें से मैंने ले लिया कॉन्सिडरेशन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? कॉस्ट। कॉस्ट में दो राय हैं। एक राय तो यह है कि आप अबू वाली कॉस्ट ले लें, 250 रुपया, और यह कि एज्यूम करें इसने 300 का खरीदा है, तो उसमें लॉ मेकर ने कहा अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, अबू वाली कॉस्ट ले लें। कौन सी वाली? अबू वाली। और अगर अम्मी होती? अम्मी वाली। अबू वाली कॉस्ट ले लें, इसको इग्नोर कर दें। हाँ। इन दोनों में से तो क्या ले लिया? इन दोनों में से क्या ले लिया? और किसकी कॉस्ट इग्नोर, किसकी? जिस दिन मिले थे उस दिन की फेयर वैल्यू इग्नोर कर दें। अबू वाली कॉस्ट बताएं। 250। आज जवाब दे दें 100 का गेन आया, लेकिन टोटल गेन कितना निकलेगा? टोटल गेन कितना निकलेगा? 2500 शेयर, 2500 शेयर बेचे हैं ना, 2500 शेयर पे 100 रुपया गेन है। 5000 बेचे हैं, 2500। अब्बू ने तो 5000 दिए थे, उसमें से बेटा कितने बेच के आया? 2500। बाकी बेटे की बीवी के परस में है, आशिक की बीवी जो आशिका है उसके परस में पड़े हैं बाकी शेयर्स। तो 2500 जरा 100 बताएं, 2.5 हो जाएगी आपकी भी इंशाल्लाह। क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? ऐसे देख रहा होता है करीब बैठ के, इसमें पता नहीं क्या कह रहा हूँ। इंशाल्लाह पहले ये जरा टेस्ट 2 तो दे देना था सैटरडे को, वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। करें, नोट करें, करें। जी
नहीं 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 नहीं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पे जाएं तो ये पब्लिक कंपनी है जिसकी वजह से इसका गेन सिक्योरिटीज में फॉल करेगा, लेकिन कंपनी लॉ की नजर में तो ये प्राइवेट है और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बाजार में बिकते नहीं, ये मैंने कहा है। कंपनी लॉ की नजर में प्राइवेट है और प्राइवेट कंपनी के शेयर बाजार में बिकते नहीं, ये दुनिया की हकीकत है, लेकिन हमारे लॉ की नजर में हमने इसको जबरदस्ती क्या करार दे दिया, हालांकि वो है नहीं पब्लिक। क्यों? किस ऊपर वाले को? पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जिसके या फेडरल गवर्नमेंट 50 से ऊपर ले ले, या फेडरल गवर्नमेंट नहीं नहीं नहीं, या फेडरल गवर्नमेंट 50 से ऊपर ले वो भी पब्लिक है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट 50 से ऊपर ले वो भी पब्लिक है, या फॉरेन गवर्नमेंट 50 से ऊपर ले वो भी पब्लिक है, या कोई फॉरेन कंपनी जिसको फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है वो 50 से ऊपर ले ले वो भी पब्लिक है। अब बता दें ये सारे पॉइंट्स में पब्लिक बनना जरूरी है, किसी एक पॉइंट में भी पब्लिक बन गए तो कौन से पॉइंट में ये पकड़ी गई? डेल्टा को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ था और डेल्टा ने इसको ओन किया हुआ था, इस पॉइंट में आके फंसी, इस वजह से ये कंपनी क्या बन गई? पब्लिक। अब सवाल पूछें। सेकंड पॉइंट किसका? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन का। हाँ जी, सेकंड पॉइंट तो अगला सवाल है, वो फिर इंशाल्लाह कल करेंगे टाइम निकाल के। हम तो अभी पहला सवाल करें ना 1 वाला, वो तो इंशाल्लाह कल करेंगे उसको। आज एक जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट पता चला, 4 फिगर्स आ गई। आमतौर पे गेन निकालने के लिए कितनी फिगर्स आती थी? 2। बेचते हुए कितनी फिगर? भाई हाइब्रिड में रजिस्टर नहीं रखना बैंक के अंदर, आई विल बीट यू। कड्डो बार कड्डो बार कड्डो बार, भाईजन पहले कड्डो बार जरा बैग च रखे कड्डो। थर्ड रो कैप पहनी हुई भाई, बैग से निकालें जो बैग में रखा है। अच्छा यही रखा था, ओके ओके। गाय नोट्स किधर है? नोट्स बैग में निकालें। ये चीज मैं आपको बताऊं, ये कपड़ों का रंग भी नजर आ रहा होता है इधर से बैठ के। कभी आप आओ इधर, अगले सेशन में आपकी क्लासें लगाते हैं, सब पता चल रहा होता है हाइब्रिड में क्या हो रहा है। अच्छा अब मैं डियर मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा हम कैमराज इंप्रूव कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उससे फिर बॉल पॉइंट का कलर भी नजर आएगा इंशाल्लाह, देखें सही अभी। अच्छा माय डियर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर कभी, अच्छा वैसे रख दो, भी जरूरत नहीं होगी शायद नोट्स की। अच्छा मैं ये आपसे पूछ रहा था, अगर कभी सवाल में 4 फिगर्स आए तो 4 फिगर्स में से कौन कौन सी फिगर यूज करनी है? बेचते नहीं रखने, बेचते हुए जो है वो दोनों में से कौन सी फिगर यूज करनी है? हायर। इसके अब्बू ने मोबाइल ना देखें, मोबाइल क्लास हो रही है। इसके अब्बू ने अपने लिए कितने के लिए थे? 250 के। जिस वक्त इसके अब्बू फोत हुए तो बाजार में कितने के बिक सकते थे? लेकिन इसने बेचे नहीं, इसने वेट किया। फिर अब्बू को फोत हुए जब 1.5 साल गुजर गया तो इसने अम्मी को जाके कहा कि वो जो अब्बू ने खरीदे हुए थे बेच दूं? बेटा चल जा बेचा। तो फिर अम्मी ने भी इजाजत दे दी अब्बू की खरीदी हुई चीजें बेच दो, कोई मसला नहीं। आशिक के पास 5000 शेयर हैं, 52% शेयर रूमी के पास हैं। आशिक ने इनहेरिट किए हैं ये शेयर अपने अब्बू से 1 जनवरी 21 को। इनहेरिट कब किए हैं? 1 जनवरी 21 को। उसके फादर ने अपने लिए कितने के लिए थे? ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा है। उसके फादर ने अपने लिए कब लिए थे बोलें? 31 मई 19 को 250 के। लेकिन जिस दिन फादर की डेथ हुई उस वक्त बाजार में ये शेयर कितने के बिक सकते थे? अब्बू के मरने के एग्जैक्ट 18वें महीने के एंड पे आशिक बाजार गया और 2500 शेयर, आधे शेयर उसमें से बेच आया 325 के। वैसे बाजार में निकल सकते थे 350 के, लेकिन आशिक को पागल बनाया,
लोगों ने और आशिक कितने के शेयर बेच के आ गया? अब 325 लेने हैं कंसिडरेशन या 325 और 350 में से हायर? हायर। और कॉस्ट किसको लेना है? अब्बू के हाथ वाली या जिस दिन आशिक को मिले? अब्बू के हाथ वाली। ओके, अगला सवाल था करेक्ट हेड में गेन निकालें, वो हमने निकाल के दे दिया। करेक्ट हेड में गेन ये लिख के नहीं आना पेपर में, नॉट अ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब सवाल कह रहा है कि सवाल की कहानी बदल दो, सवाल की कहानी बदल दो। रूमी व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव? ऊपर वाले वन में आपका आंसर क्या होगा? अगर 40% शेयर्स ऑफ रूमी, अगर 40% शेयर्स ऑफ रूमी वर हेल्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 48% बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट and 12% by Mango people, and 12% by Mango people, आम लोग, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, आम लोग। इन्हीं आम लोगों में एक हमारा आशिक भी है। इन्हीं आम लोगों में एक हमारा, जिसने कितने शेयर खरीदे हुए हैं? 5000। 5000 शेयर हो सकते हैं 2, 3, 4% हो। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में एक इन्वेस्टर का नाम आशिक है, उसके पास 5000 शेयर हैं। ये 5000 शेयर मुझे नहीं पता 2% है, 3% है, 4% है, कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन इस बेस पे डिसाइड नहीं होना कि रूमी कौन है। इस बेस पे डिसाइड नहीं होना रूमी से हम 3 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, क्या फेडरल गवर्नमेंट ने तेरे 50 या उससे ऊपर शेयर ओन किए? में बोले नो, बोलते हैं नो। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके 50 या उससे ऊपर शेयर ओन किए? में बोले नो। क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने इसके 50 या उससे ऊपर शेयर ओन किए? में नो। क्या रूमी के किसी ने शेयर खरीदे हुए हैं और उसको फॉरेन गवर्नमेंट ने? क्या रूमी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या इसका नाम ही प्राइवेट है? तो क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? नो। तो जब इतने सारे नो नो नो, एक पंजाबी वाली नो भी होती है, अल्लाह इंशाल्लाह आपके घर वालों को देंगे, तो जब इतने सारे नो 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 इकट्ठे हो गए तो कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। लिखें जी, British government or provincial government is not owning British government or provincial government is not owning 50% or more shares, 50% or more shares of बोलें रूमी प्राइवेट लिमिटेड। So Rumi is a private company. अच्छा जी, अब हम कल क्या निकालेंगे? इसका गेन अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम या अंडर रॉन्ग हेड ऑफ इनकम? अंडर। चलें हाइब्रिड वालों, अच्छे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ले जी साथ वाले को आज कहीं